नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो अभी आपका एलटी का 60 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, आज आपका 61 से 120 क्वेश्चन तक हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया, यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, कौन सा है? लैक्टोबैसिलाई है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस एडेड इंटेंशनली टू फूड आर, यानी ऐसा अपोषणीय भोज्य पदार्थ होता है जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण यानी किसी उद्देश्य से मिलाया जाता है, इसी को बोलते हैं फूड एडिटिव्स। यानी इसमें कुछ चीज़ें जो नहीं होती हैं उसमें उसको ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, यानी एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से मिलाया जाता है, इसीलिए इसको फूड एडिटिव्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ई कोलाई। देखिए, ई कोलाई जो होता है इसके अंतर्गत जो होते हैं क्या आते हैं? हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं। कौन से होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें आते हैं। आप ये जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, क्वेश्चन पे आंसर देखिएगा इसका, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं और ये भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ई कोलाई। ठीक है, इनका जो शेप होता है वो रॉड शेप का होता है। ठीक है, और ये भोजन को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर हो गया। तो ई कोलाई क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। कहाँ पे? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने ये कौशल भारत कार्यक्रम यानी स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनमें से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम में लाया जाता है? देखिए, सभी लोग जानते हैं इसमें क्या है, स्फेग्मोमैनोमीटर है। क्या है ये? स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे उच्च जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इसी को हम वो आला भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है, भोजन नष्ट होने के क्या कारण है? देखिए, भोजन हमारा बैक्टीरिया से भी नष्ट होते हैं और इसके साथ साथ ये जो है खमीर से भी है, अति और फफूंदी से, यानी तीनों से ये नष्ट होते हैं। तो इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब होने के लिए बैक्टीरिया विकसित होते हैं। देखिए, यहाँ पर अम्लीय होगा तब भी भोजन खराब होता है, क्षारीय होगा तब भी होता है, न्यूट्रल में हो तब भी, यानी कुल मिला के यहाँ पर डी ऑप्शन ही जो करेक्ट आंसर होगा 68 का। बीसीजी का टीका बचाव करता है, तो सभी लोग जानते हैं बीसीजी का टीका क्या होता है। 6 रोगों के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगता है। ठीक है, जिससे, और ये जब टीका लगता है, ये बच्चा जन्म लेता है उसके 1 महीने के अंदर या जन्म के समय इसको लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलरी कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, और ग्यूरिन के नाम से इस टीके का नाम पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ड्रेसिंग के प्रकार। देखिए, यहाँ पर ड्रेसिंग के प्रकार, यहाँ पर मुझे इस तरह दिखा नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर ए और बी डाल दिया। सूखी पट्टी होती है और न चिपकने वाली पट्टी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 71 नंबर पे, कि निम्न पर विचार कीजिए कि तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करिए। कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों के द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को घटाना है। यानी यहाँ पर आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये इसकी चयापचय में जो इंसुलिन होता है इसका अहम रोल होता है। ठीक है, कि आपके ब्लड के प्रेशर को कम करने के लिए, यानी ब्लड में शर्करा की मात्रा का कम करने के लिए इसका अहम रोल होता है। और इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन की दर को घटाना होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो जाएगा ए और बी दोनों होगा। यदि आपको गलत लगता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मूल्य। देखिए, मूल्य, कार्य सरलीकरण, निर्णय प्रक्रिया और बजट, ये दिए गए हैं और इसमें आपका जो मूल्य है आपको मिलान करना है। तो देखिए, मूल्य जो होता है पार्कर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मूल्य किसके द्वारा है? पार्कर के द्वारा दिया गया है, ये इसके मैच हो गया। कार्य सरलीकरण आप सभी लोग जानते हैं, कार्य
जो सरलीकरण होता है मुंडेल के परिवर्तन वर्ग से संबंधित है। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया। अब देखिए निर्णय प्रक्रिया जो होता है फॉलेट का जो सुझाव दिया गया है फॉलेट का कि कैसे एक झगड़े को शांत करते हैं, वहाँ पर निर्णय की प्रक्रिया चलती है, तो यहाँ पर इसीलिए दिया गया इसको। और बजट जो होता है एंजिल का नियम जो होता है बजट में दिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने याद कर ली, इसका जो आंसर होगा ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सी वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है? तो देखिए वृक्क की यानी हमारी किडनी की इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन, क्योंकि हमारा नेफ्रॉन में एकदम छोटे छोटे जैसे महीन जाल से भी फैले हुए रहते हैं, इसी को नेफ्रॉन कहते हैं, और वृक्क की इकाई ही नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एफ एम एन ए ऑन एफ ए डी ऐसे को एंजाइम जो प्राप्त होते हैं। देखिए ये क्यों को मतलब एक हेल्प के रूप में काम करते हैं, को एंजाइम के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और ये एफ एम एन का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, यानी एफ एम एन का होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और एफ ए डी का होता है एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। याद रखना, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, और एफ ए डी का है एडेनिन डाई फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और ये हमारे राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका ये। और अगर एन ए डी पी आ जाता है तो आपका थायमिन हो जाएगा, सॉरी नियासिन हो जाएगा। ठीक है, वो एक कोएंजाइम के रूप में एन ए डी और एन ए डी पी काम करता है। ठीक है, और जो राइबोफ्लोविन होता है ये जो है एफ एम एन और एफ ए डी जो कोएंजाइम होते हैं ये प्राप्त होते हैं राइबोफ्लोविन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा होता है? तो ये आपका जो होता है, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पर निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम किस में दिया जाता है? उच्च रक्तचाप में दिया जाता है। किस में? उच्च रक्तचाप में। प्रोटीन सामान्य रहती है लेकिन निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। अब देखिए संतृप्त वसा अम्ल किस में होता है? ये आपके नॉन वेज में पाए जाते हैं, यानी जंतु जगत से पाए जाते हैं, इसीलिए इसकी कमी होती है। जबकि रेशा भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन आपका पहला नहीं पाया जाएगा संतृप्त वसीय अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा होता है? तो देखिए जो बच्चों के लिए आवश्यक होता है इसका नाम है आर्किडोनिक, जबकि ये बड़ों के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। याद रखना, ये बच्चों के लिए आवश्यक होता है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है आर्किडोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बौद्धिक विकारता की कमी किसकी कमी का लक्षण होता है? बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण होता है? तो ये आयोडीन की कमी होती है जब शरीर में तो हो जाता है। विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? देखिए D4 नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? D4 नहीं कहता है। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, और जो D2 होता है इसको हम बोलते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? एर्गो कैल्सीफेरॉल। और जो D3 होता है इसका नाम है कोली कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? D3 का कोली कैल्सीफेरॉल होता है। जबकि जो D4 होता है ये नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में नहीं पाया जाता है, बल्कि इसको मिलाया जाता है मिल्क में, सीरियल्स में और अन्य चीज़ों में मिला करके दिया जाता है, यानी नेचुरली हमारे पाया नहीं जाता है D4। पेराग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो सभी लोगों को पता है विटामिन डी है, और इसी को क्या है 4D के नाम से भी कहते हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डी फॉर डेथ। ठीक है, ये नियासिन की कमी से होता है। अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं हमारे, देखिए जो अल्फा टॉक्सिन होते हैं हमारे मूंगफली में पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो मूंगफली में पाए जाते हैं और अदर भी चीज़ें पाई जाती हैं, मूंगफली को हम पीनट भी कहते हैं, और मेज़ यानी मक्के में पाया जाता है, और कॉटन के सीड में, याद रखना ये मेज़ में भी पाया जाता है और कॉटन सीड में पाया जाता है, यानी जो कॉटन का बीज होता नहीं होता उसमें भी पाया जाता है अल्फा टॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अल्फा टॉक्सिन तो हो गया, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा होता है? अर्जिनिन है। जबकि हमारे तीनों जो ऊपर दिए गए हैं ये क्या है? ये एसेंशियल होते हैं। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलिन ये आपके क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं। लेकिन अर्जिन होता है ये आपके सेमी एसेंशियल होते हैं। विटामिन जो लोहे की अब्जॉर्प्शन में सहायता करता है विटामिन सी होता है, क्योंकि ये आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? एविडीन है, क्योंकि एविडीन जो होता है हमारे अंडे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइलन की क्रिया के द्वारा, देखिए ये क्वेश्चन हमें नहीं मिला, यदि आपको मिलता होगा तो हमें बताइएगा। वैसे हमने ऑप्शन 3 पर किया लेकिन मैं एग्जैक्ट इसको नहीं जानती हूँ, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि ल्यूकोसिन, मायो एल्बुमिन, एक्ट एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन। और ये देखिए यहाँ पर हमारा आता है जो ल्यूकोसिन होता है ये हमारे गेहूँ में पाया जाता है, और जो मायोग्लोबिन होता है, एक सेकेंड, देखिए जो ल्यूकोसिन होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, गेहूँ पाया जाता है, और मायोग्लोबिन पता है मांसपेशियों में पाया जाता है। लैक्ट एल्बुमिन पता है आपको, लैक्ट लगा है तो दूध में पाया जाता है। सीरम एल्बुमिन जो होता है ये आपके लिम्फ यानी आपके ब्लड में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रखना, ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं। और जो सीरम एल्बुमिन होता है ये हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है, और ये हमारे सीरम एल्बुमिन ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देखिए टोकोफेरॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी किसका क्या काम है, किस चीज़ का ये दिया है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो काम है, जो टोकोफेरॉल जिसको हम जो है ये जो टोकोफेरॉल होता है किसका नाम होता है, इसी को हम टोकोफेरॉल कहते हैं। और ये विटामिन जो है ई का एंटी एस्टरेटिक होता है, इस टोकोफेरॉल को विटामिन ई भी कहते हैं। और ये एंटी शर्ट यानी बांझपन को दूर करने का काम करता है, और इसकी कमी हो जाती है तो बांझपन हो जाता है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल जो होता है ये भी अहम रोल अदा करता है, हमारा कैल्सीफेरॉल अदा करता है। ये एंटी रिकेटिक होता है, रिकेट्स के लिए जिम्मेदार होता है, अगर नहीं खाएंगे तो हो जाएगा। ये एंक्यूराइन, देखिए एंक्यूराइन था एंटी न्यूरेटिक एंटी न्यूरेटिक फैक्टर का होता है, यानी हमारे न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है ये। अभी हमारा नेक्स्ट आता है रेटिनॉल। ये जो रेटिनॉल होता है ये हमारे आँख से संबंधित है, एंटी जीरोथैल्मिक फैक्टर होता है, यानी हमारी आँख संबंधी जो रोग होता है जीरोथैल्मिया ये नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रसव के बाद प्रथम 3 दिन तक एक्सरसाइज होने वाला तरल कोलेस्ट्रम का जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होने के कारण ग्लोबिन की उपस्थिति है, बिल्कुल सही, यानी इसका जो दोनों आंसर सही होता है क्योंकि दोनों चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। अब देखिए विकास का सिद्धांत दिया है, बाल विकास से संबंधित है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, विकास की भी अवस्थाएँ होती है, विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है, विकास परिवर्तन का क्रम होता है। देखिए इसमें जो एग्जैक्ट आंसर होता है ये विकास विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलता है, पहले विशिष्ट आएगा फिर सामान्य आएगा। तीसरा आता है यहाँ पर आपका कि विकास, यहाँ पे दोनों आंसर गलत है, विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। देखिए आप किसी बच्चे को देखोगे तो कहोगे ये बहुत ही दुष्टता करता है या बहुत ही अच्छा लड़का है, ये बन सकता है वो बन सकता है, तो आप उसकी देख करके भविष्यवाणी कर सकती हैं। और जो हमारी विकास होती है सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलती है। इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पहला और तीसरा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खेल की पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो स्टैनले हॉल है। कौन है, हॉल है। मेडुला की उपस्थिति किस रेशे की विशेषता है, ये ऊनी रेशम है, क्योंकि ऊनी में ही मेडुला कॉर्टेक्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसकी परत पाई जाती है जो रेशे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वो जाएगा ऊनी रेशा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अवशोषकता इलास्टिक रिकवरी, देखिए इसकी विशेषताएं बता रहा है, प्रतिस्कंदता लचीलापन। इसका जो आंसर होगा देखिए यहाँ पर है पहले का तीसरा, यहाँ पर यानी इसकी जो अवशोषकता होती है क्या होती है, ये छिद्रों के द्वारा द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जो इलास्टिक रिकवरी होती है यहाँ पर इसका जो आंसर जाएगा, यानी इलास्टिक रिकवरी अत्यधिक दबाव के बाद भी अपने मूल आयतन में वापस आ जाती है, ये होता है इलास्टिक रिकवरी का मतलब अपने आयतन में आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा प्रतिस्कंदता किसे, कई बार मैंने बताया है, यानी खिंचाव और तनाव कितना भी किया जाए लेकिन अपनी वो मूल लंबाई में आ जाती है, उसी को प्रतिस्कंदता कहते हैं। अब देखिए लचीलापन क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो लचीलापन होता है ये बिना टूटे हुए मुड़ना ही लचीलापन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम बताइए, कई बार मैंने डिस्कस किया है। सबसे पहले खेती की जाती है, ठीक है, सबसे पहले क्या की जाती है, खेती की जाती है,
फिर उसको खेती करने के बाद उसको खोलना है, आपस में मिलाया जाता है, उससे जब रेशा प्राप्त कर लिया जाता है। फिर इसके बाद बिनौली इकट्ठा करते हैं, गांठ बांधते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर उसकी पूनी बनाते हैं और उसके बाद उसकी कंघी करते हैं। फिर उसकी खेती करते हैं। फिर लास्ट में हमारा आता है, सॉरी, खेती तो आपकी पहली हो गई, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि खेती देखिए यहाँ पर पहले है। ठीक है, अब यहाँ पे पूनी बनाते हैं यानी स्लाइवरिंग करते हैं और फिर लास्ट में हम स्पिनिंग करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये लाइन इसका बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वस्त्र उपयोगी रेशों के आपस में सटने के गुण में कौन से कारक योगदान देते हैं? तो देखिए मेरे अनुसार जो लग रहा है रेशे की सूक्ष्मता और सतह की प्रकृति होगी, क्योंकि ये सूक्ष्मता को दर्शाता है कि आपस में सट जाते हैं। तो ये लंबाई से शायद मेरा मतलब नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वस्त्र निर्माण की अवस्थाओं को क्रम में लिखिए। तो ये सबको पता है, सबसे पहले क्या होता है, कर्डिंग होती है, कम्बिंग होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग, रोविंग, स्पिनिंग। ठीक है, कर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, कर्डिंग, कम्बिंग, ठीक है, ड्राइंग, रोविंग और स्पिनिंग। CCDR, यस, CCDR ऐसे याद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रेशों का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के बाद छोड़ देने पर पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, रेजिलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिलेंसी कहते हैं। ठीक है, जो अपने पूर्ण अवस्था में आ जाता है दबाने पर, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिलेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर अपहोल्स्ट्री का उपयोग किसमें किया जाता है, फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। किसको, फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विरंजक जो जॉवेल वाटर भी कहा जाता है, ऐसा विरंजक जिसका नाम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अधिक एटॉमिक धागे में एटम की संख्या कितनी होती है? तो ये लगभग 7 से 12 होती है। देखिए 0 से 3, 3 से 7, 7 से 12 होती है। मेरे अनुसार यहाँ पे 7 से 12 होना चाहिए। नेक्स्ट है गेस्टेबल डायबिटीज। देखिए गेस्टेशनल जो डायबिटीज़ होती है ये गर्भावस्था में होती है। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट निम्न से कौन सा यांत्रिक परिसज्जा नहीं है? तो देखिए कैलेंडरिंग जो है यांत्रिक परिसज्जा नहीं, जबकि सनराइजिंग, मोयरिंग ये आपकी सिरोटोरी परिसज्जा ये आपकी होती है, जबकि कैलेंडरिंग नहीं होती है। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? 24 दिसंबर 1986 को आया और इसी दिन उपभोक्ता जागरूकता अभियान मनाया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिलाई के धागे का गुण क्या होना चाहिए? तो एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए, और जिससे ये आसानी से इससे बनाया जा सके। तो इसकी जो गुण है, सिलाई के धागे का गुण क्या होना चाहिए? एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए। शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न क्या कहलाता है? ड्राफ्टिंग कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो रचनात्मक नमूना कहते हैं, क्योंकि रचनात्मक का मतलब हम डिजाइन बनाते हैं, और जब डेकोरेशन आ जाता है तो यानी उस जो रचनात्मक रूप से हम घर को बनाए रहते हैं, जैसे घर की नींव रखना, खड़ी करना, बिल्डिंग खड़ी करना, ये रचनात्मक, उसके अंदर सब चीज़ की व्यवस्था करना, ये सजावटी होता है। तो यहाँ पे कोई बाहरी सजावट ना हो तो ये रचनात्मक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कार्बोनाइजिंग क्या होता है? कार्बोनाइजिंग फिनिशिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है, बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन कैसे हो, कौन नियंत्रण करता है? हमारी कंकाल मांसपेशियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हैप्लॉइड नंबर शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ये देखिए यहाँ पर ये 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। कितना है? ये 23 जोड़े जो गुणसूत्र वाले होते हैं, सिंगल वाले, इन्हीं को हम हैप्लॉइड कहते हैं, और इन्हीं को हम सिंगल व्यूज का भी कहते हैं। तो यानी ये हैप्लॉइड जो होता है 23 सेल्स उसमें होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हैप्लॉइड भी कहते हैं, और ये हम इसका नाम क्या है हैप्लॉइड नंबर का? मियोसिस है, MEOS मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त कोश क्या है जो मोनोसाइट से छोटी होती है और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है? तो मेरे अनुसार यहाँ पर जो होना चाहिए, यहाँ पर आपका बेसोफिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोसार के इंक ब्लास्ट क्या होता है? एक प्रक्षेपण तकनीक होता है। क्या होता है? एक प्रक्षेपण तकनीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पर शोध की रूपरेखा की आसमान और अस्पष्ट होती है, इसे यानी जो शोध की रूपरेखा होती है किसमें? वर्णनात्मक शोध होता है, जिसमें इसकी सारी चीज़ें अस्पष्ट होती हैं। यानी यहाँ पर शोधों की जो रूपरेखा आसान और स्पष्ट होती हैं वो कौन सी है? ये वर्णनात्मक शोध रूपरेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निर्देशक जो संभावित दर्शनों में दर्शन पाता है, तो यहाँ पर आपका होगा सुदास दर्शन, यानी जिसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्या बोलते हैं? जिसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है,
एक सेकेंड। हाँ, देखिए यहाँ पर मैं चल रही थी यहाँ पर आपका कि आपके जो सैंपलिंग होती है, दो सैंपलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इसमें अपनी इच्छा ना हो, सब कुछ मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है। इसमें जो एक रिसर्चर होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो क्लस्टर एंड रैंडमली चीज़ों को डाटा को सेलेक्ट करता है। इसमें चुने जाने की संभावना सबकी समान होती है, उसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी वो होती है जिसमें जो है आपका सबके चुने जाने की संभावना एक समान नहीं होती, बल्कि इसमें जो रिसर्चर होता है वो अपने अनुसार चूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा क्लस्टर सैंपलिंग होगा। ये क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, ये हमारे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आती है। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होती है, रैंडम सैंपलिंग होती है। ये तीनों किस में आती हैं, ये हमारे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परिकल्पना जो दो चरों में अनुमानित संबंध नहीं बताती है। ये देखिए टू टेल टेस्ट होता है, जिसको हम नल हाइपोथेसिस उपयोग किया जाता है, यानी जिसमें सही एग्जैक्ट नहीं होता है। तो जब दो चरों में कोई अंतर नहीं पाया जाता उसके लिए टू टेल टेस्ट का प्रयोग करते हैं, टू टेल हाइपोथेसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्केल इज समेटेड स्केल भी कहते हैं इसी को। तो देखिए यहाँ पर शायद लिकर्ट स्केल होना चाहिए समेटेड स्केल में। ठीक है, अब भवन निर्माण में जो 1:1000 माप पर तैयार किया जाता है, यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा, यहाँ पर होगा साइट प्लान। क्या होगा, यहाँ पर होगा साइट प्लान। ठीक है, यानी 1 मिलीमीटर और 1000 मीटर के, और ये एक स्टैंडर्ड होता है क्या साहब, ये 1:1000 का। इसमें जो वो होता है, जो कहने का मतलब जो भवन निर्माण किया जाता है, इसका टिपिकल यूज किया जाता है फॉर मास्टर प्लान के लिए, और कई बड़े से एरियाज़ के लिए 1:1000 माप लेते हैं। तो ये देखिए, ये साइट प्लान के लिए होता है, 1:1000 होता है। ये मास्टर प्लान होता है, ये बिग एरियाज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। और ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा आता है, जब हड्डी 3 या 3 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो मेरे अनुसार वो बहुखंड अस्थिभंग होता। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर इनको सॉल्व करिए। ये आपको हर परीक्षा में हेल्प ज़रूर देंगे, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इनको ज़रूर देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। और हमें कमेंट बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।